हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या आप जानते थे कि कभी लोगों के फोन पे राज करने वाली टेलीकॉम सेक्टर की किंग रिलायंस कम्युनिकेशन 9.20% का मार्केट शेयर होते हुए भी एक दिन 26,000 करोड़ के कर्ज तले अपना दम तोड़ देगी और कुछ ऐसे तोड़ देगी कि उसके बाद उसे मार्केट को ही छोड़ देना पड़ जाएगा। पर यह हुआ, लेकिन इससे भी ज्यादा बुरा बिस्लरी के साथ हुआ, जिन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक के मार्केट के तख्त पर राज करने के लिए बिस्लरी पॉप निकाला। लेकिन इसका स्वाद कस्टमर्स को इतना नागवारा लगा कि राज करना तो दूर, इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को कुछ ही दिन में मार्केट को अलविदा कहना पड़ गया। एंड आई डोंट इवन नो, मुझे तो बिस्लरी पॉप काफी अच्छा लगा था। आपको कैसा लगा था? और कुछ इसी तरह अब सीसीडी भी मार्केट को अलविदा कह रहा है, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा कॉफी आउटलेट होने के बावजूद कंपनी 6,600 करोड़ के कर्ज में डूबी हुई है। नतीजन 1,700 आउटलेट्स की कंपनी अब एक एक कर अपने आउटलेट्स बंद करने को मजबूर हो गई है। लेकिन इतने बड़े बड़े कंपनीज के फेल होने की आखिर वजह क्या हो सकती है और कैसे ये कंपनीज रिच से रैग्स में बदल गए हैं, ये सब जानने के लिए बने रहो इस वीडियो के अंत तक। एंड लेट अस गेट ऑन विद टुडेस वीडियो टाइटल्ड बिगेस्ट फेल्स ऑफ द मोस्ट फेमस कंपनीज। अरे भैया 2 बिस्लरी दियो। ये ले थारी बिस्लरी। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं उस बिस्लरी से जिसने लोगों को इतना पानी पिलाया, इतनी प्यास बुझाई कि लोग दूसरे बोतल में बिकने वाले पानी को भी बिस्लरी ही कहते हैं। दरअसल बिस्लरी थी तो एक इटालियन कंपनी जो मुंबई में 1965 में आई थी, लेकिन फिर 1969 में द पार्ले ग्रुप ने इसे टेक ओवर कर लिया और इसके पानी को देसी बना दिया। हालांकि लोगों को हर चीज में देसीपन पसंद नहीं है, इसीलिए तो जब 2016 में कंपनी ने थम्स अप और कोका कोला का देसी वर्जन बिस्लरी पॉप को लॉन्च किया तो वो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि तब सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में पेप्सी, कोका कोला जैसे कई ब्रांड्स रूल कर रहे थे और लोग वैरायटी तो चाहते थे, लेकिन उसकी सही एडवर्टाइजमेंट और उसके टक्कर का टेस्ट भी चाहते थे। वैसे तो बिस्लरी पॉप को 4 अलग अलग वेरिएंट, लिमोनाटा, फॉन्जो, पिना कोलाडा और स्पाइसी के अलग अलग साइजेस के बोतल में लॉन्च किया था, लेकिन ये बाकी के ड्रिंक से थोड़ा महंगा था, जिसकी वजह से लोग इसे ना के बराबर खरीदने लगे। इसके साथ ही बिस्लरी के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी पॉप को मार्केट में कुछ खास प्रमोट नहीं किया था, जिस वजह से कस्टमर्स को ये कुछ खास पसंद नहीं आया और मैं उन कस्टमर्स में से बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे तो बिस्लरी पॉप काफी पसंद आया था पर्सनली। अभी भी कई कई जगह पे मिलता है, मोस्टली नॉट सो पॉपुलर दुकानों में। आई डोंट नो प्रॉब्लम क्या है, मे बी ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में एवरेज चीज ज्यादा दाम में बेच रहे हैं और रिटेलर्स को कम मार्जिन दे रहे हैं। बट इन एनी केस वो लोकल होते हुए भी वोकल नहीं हो पाया और मार्केट में फेल हो गया। ऐसा ही कुछ हाल इंडिया के फेमस मोबाइल ब्रांड और लोगों के घरों में पहला नया स्मार्टफोन बनकर दस्तक देने वाले माइक्रोमैक्स और लावा के साथ भी हुआ। अब फ्रेंड्स, अगर आप मेरे उम्र के हो, मेरा मतलब 1995 बॉर्न, तो अच्छा चांस है कि आपके जमाने में भी माइक्रोमैक्स ने अफोर्डेबल फोन्स लॉन्च किए थे, जिसके जरिए आप आसानी से एंड्रॉइड वर्ल्ड में अपना कदम रख पाते। अब माइक्रोमैक्स ने शुरुआत तो नोकिया के लिए सॉफ्टवेयर बनाने से की थी, लेकिन जब नोकिया ने उससे अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया, तब 2008 में माइक्रोमैक्स ने लॉन्च किया X1i, जिसकी बैटरी लाइफ 30 दिन तक की थी, जिसने कुछ ही महीनों में कंपनी को 100 करोड़ तक का बिजनेस दे दिया। लेकिन फिर मार्केट में आया रिलायंस Jio 4G, जिसने माइक्रोमैक्स से उसकी सारी सक्सेस चुटकियों में छीन ली। दरअसल माइक्रोमैक्स के फोन्स 3G नेटवर्क में काम करते थे। वहीं टेलीकॉम सेक्टर में लॉन्च हुआ Jio 4G लोगों के फोन में फ्री इंटरनेट की जगह बनाने लगा था, जिसकी वजह से लोग ऐसे फोन चाहते थे जिसमें वो जियो के सिम कार्ड्स यूज कर सके। और माइक्रोमैक्स अपने हर मॉडल में कस्टमर्स को सिर्फ 2G और 3G सर्विस देना चाहता था। एज अ रिजल्ट उसके कस्टमर्स दूसरे ब्रांड का फोन खरीदने लगे थे, जिस वजह से जहां 2016 में माइक्रोमैक्स का मार्केट शेयर 9% था, वहीं 2 साल के अंदर में, बस सिर्फ 2 साल के अंदर में वो आधे से भी कम 3.4% पर आ गया था। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड और मेरे पर्सनल फेवरेट फैंटेसी गेमिंग ऐप प्लेयर स्पॉट्स के बारे में। और इस ऐप से आप डेली फैंटेसी गेम्स खेलकर 10 करोड़ रुपए तक जीत सकते हो। और गेम्स बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। मैं ऐसे ही 3 गेम्स के बारे में आपको बताता हूँ। जो पहली गेम है बिल्कुल ही ईजी है, हम बचपन से खेलते हैं। वेल, उस गेम का नाम है लूडो। यस फ्रेंड्स, लूडो जैसी गेम खेलकर भी आप इस ऐप में जीत सकते हो 10 करोड़ तक। और जो दूसरा गेम है वो तो ब्रांड न्यू लॉन्च है। प्लेयर स्पॉट पर आप रमी भी खेल सकते हो। यहाँ पर बस 1 पैसे में टेबल को ज्वाइन करके आप 10 करोड़ तक जीत सकते हो।
और तीसरी गेम की बात करूं तो आप लोगों को पता ही है इंडिया में क्रिकेट का सीजन वापस आ गया है। सो प्लेयर स्पॉट में इंडियन प्लेयर स्पॉट लीग में 10 लाख के ग्रैंड लीग में आपको फ्री एंट्री मिलती है, जहां पर 1.2 करोड़ का लीडर बोर्ड, BMW बाइक और कई सारे गिफ्ट जीत सकते हो। इसमें और भी गेम्स अवेलेबल है जैसे स्नेक्स एंड लैडर और शीप फाइट। प्लेयर स्पॉट 100% सिक्योर है, मेड इन इंडिया है और इसके 7 मिलियन प्लस यूजर्स है। और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, बिना KYC के जितना भी आपका विनिंग अमाउंट है आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। और फ्रेंड्स अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा PLAYERS200, तो उसको यूज करने से आपको मिलेगा वेलकम यानी कि साइन अप बोनस 200 रुपए का। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बिल्कुल डाउनलोड करना और गेम खेलते खेलते जीतो करोड़ों रुपए। वैसे माइक्रोमैक्स के डाउनफॉल की एक वजह यह भी है कि उसी वक्त मार्केट में ओप्पो, जियोनी, वीवो, शाओमी जैसे कई स्मार्टफोन्स आ गए थे जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में अच्छे थे, जबकि माइक्रोमैक्स के फोन बहुत ही एवरेज क्वालिटी के होते थे जिसमें ना ही कोई इनोवेशन होता था और ना ही कोई नई टेक्नोलॉजी। और बस फिर क्या था, जैसे कंपनी कभी आसमान के बुलंदियों पे पहुंची थी वैसे ही कंपनी ने दिवालियापन भी देखा। और ऐसा ही कुछ हाल लावा के साथ भी हुआ, जिसने माइक्रोमैक्स की तरह ना ही अपने फोन्स को अपग्रेड किया था और ना ही उसमें यूज होने वाली टेक्नोलॉजी को, जबकि मार्केट में आए चाइनीज फोन्स इंडियन ब्रांड्स को इस कदर टक्कर दे रहे थे कि 2015 में जहां उनका मार्केट शेयर सिर्फ 9% था, वही 2019 में बढ़कर 66% हो गया, क्योंकि चाइनीज बिजनेसमैन ये अच्छे से जानते थे कि 4G का ही मोबाइल फोन फ्यूचर है और जो मोबाइल्स इस अपग्रेडेशन को नहीं अपनाएंगे वो मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। तभी तो जिस लावा ने 2016 में 10% मार्केट शेयर अपने नाम किया था, उसी लावा को चाइनीज मोबाइल्स के सामने अपने घुटने टेक इस रेस से बाहर होना पड़ा। पर जब बात CCD की हो रही है तब किसी ने नहीं सोचा था कि 300 एकड़ कॉफी बीन्स के फार्म से शुरू हुई CCD यानी कैफे कॉफी डे को भी कभी अपना दिवाला देखना पड़ेगा और एक दिन उस पर भी ताले लग जाएंगे। लेकिन बिजनेस की दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है और इसीलिए तो ये नामुमकिन भी मुमकिन हुआ। दरअसल CCD के मालिक पहले अपने फार्म से कॉफी एक्सपोर्ट करते थे, किंतु उनको इस बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा था और इसीलिए उन्होंने 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से शुरू किया अपना खुद का कॉफी आउटलेट, जहां लोगों को कॉफी के साथ साथ फ्री इंटरनेट भी मिलता था। और देखते ही देखते एक स्टोर से शुरू हुआ CCD 1700 स्टोर्स के चेन बन गए। पर जाहिर है इतना बड़ा आउटलेट बनाना आसान काम तो नहीं है, खास करके तब जब इंसान का सोर्स ऑफ इनकम बस उसका कॉफी एक्सपोर्ट बिजनेस हो। इसके लिए लोन की जरूरत पड़ी होगी और अपना बिजनेस कौन आगे नहीं बढ़ाना चाहेगा। बस इसी वजह से 6300 करोड़ लोन का संकट CCD पर 2015 में मंडराने लगा था, जिससे अपनी कंपनी को बचाने के लिए VG सिद्धार्था ने शुरू किया CCD का IPO, ताकि उसे पब्लिक ऑफरिंग में आए हुए पैसे का इस्तेमाल कर वो कर्ज को कम कर सके। और कुछ हद तक ये कर्ज कम भी हुआ था, लेकिन CEO के बिजनेस प्लान्स जैसे थे उसके चलते उन्हें बार बार कर्ज लेना पड़ता था, क्योंकि वो सिर्फ कॉफी में ही नहीं दूसरे बिजनेसेस जैसे रियल एस्टेट में भी अपना हाथ आजमा रहे थे, जिस वजह से लोन और इंटरेस्ट ने उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा। अगर रिपोर्ट्स की माने तो अपने कर्ज को कम करने के लिए सिद्धार्था ने अपनी कंपनी के शेयर्स कोका कोला और IT पार्क्स बनाने वाले टैंगलिन डेवलपमेंट को भी बेचना चाहा, लेकिन वो बिके नहीं, जिसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया और आखिर में हताश होकर VG सिद्धार्था ने सुसाइड कर लिया और उनके जाते ही उनकी 27 साल पुरानी CCD ने मार्केट से मुंह फेरना शुरू कर दिया। This was really a tragic story। हम कहते हैं बिजनेसेस में रिस्क लिया जाता है, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा रिस्क था जो लिया गया था। I mean 6300 करोड़ का लोन 1700 फ्रेंचाइजीज ओपन करने के लिए। I mean, क्या आपको नहीं लगता कि 1700 के जगह पे अगर सिर्फ स्टार्ट में 10 ओपन किया होता या इवन 100 मैक्सिमम, प्रेशर कम होता और लर्निंग ज्यादा होता, नो डाउट टाइम थोड़ा ज्यादा लगता, बट लाइफ का हैप्पीनेस इंडेक्स काफी बेहतर होता और वो भी एक बहुत ही बड़ा मेट्रिक होता है लाइफ में सक्सेस पाने का, नॉट ओनली कि आप कितना मनी अर्न कर पा रहे हो। एनीवे फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब बात होगी उस सिम कार्ड की जिसने कभी टेलीकॉम इंडस्ट्री पर कुछ ऐसे राज किया था कि बच्चा बच्चा रिलायंस कम्युनिकेशन का नाम पहचानता था। आई नो आज आप सभी रिलायंस जियो के फैन हो गए हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था
जब हर कोई रिलायंस कम्युनिकेशंस के सिम कार्ड को यूज करता था। दरअसल 2005 में पारिवारिक बंटवारे के बाद अनिल अंबानी को रिलायंस इंफोकॉम मिली थी, जो देखते ही देखते सफलता के शिखर पर पहुंचते हुए रिलायंस कम्युनिकेशन बन गई थी, जो कुछ ऐसे आगे बढ़ रही थी कि मार्केट में बने रहने के लिए उसने 8,500 करोड़ में 3G नेटवर्क तक को खरीदकर मुंबई, दिल्ली सहित 13 सर्कल्स में शुरू कर दिया था। क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री में ये उस वक्त का बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, इसीलिए इसका फायदा कंपनी को भी हुआ और वो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई थी। हालांकि इतनी ऊंचाई से गिरने का दर्द वही जानता है जिसने कभी खुद ऊंचाई देखी हो, और ऐसा ही कुछ हाल रिलायंस कम्युनिकेशंस का भी हुआ था, जिसके मालिक ने आगे बढ़ने की रेस में खुद को इतने कर्ज में लाद लिए कि आज तक उनके वो कर्ज पूरे नहीं हो पाए। हुआ कुछ ऐसा था कि अपनी रिलायंस कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने के लिए अनिल अंबानी ने स्वीडन की नेटवर्किंग और टेलीकम्युनिकेशन कंपनी एरिक्सन से कर्ज उठाया था, लेकिन उसी वक्त मार्केट में आरकॉम ने अपनी पोजीशन खो दी थी। वोडाफोन ने भी 3G प्लान्स को लॉन्च कर सस्ते दामों में प्लान्स बेचना शुरू कर दिया था, और उसी समय मार्केट में रिलायंस जियो ने भी हल्ला बोल टेलीकॉम का मार्केट एक्वायर करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से आरकॉम मार्केट में कभी 9.54% का शेयर होल्ड करती थी, वही मार्केट में वोडाफोन और जियो के आने से 5.20% पर आ गई थी। इसी लॉसेस की वजह से अनिल अंबानी एरिक्सन का पैसा लौटा नहीं पाए थे, जिसके बाद उनके भाई मुकेश अंबानी ने पैसे देकर एरिक्सन का कर्ज उतारा, और इसी कर्ज के चक्कर में कभी फोन में बसने वाली सिम कार्ड कंपनी लेस इनकम और बढ़ते कर्ज के नीचे कुछ यूं दबी कि इसे पूरी तरह से मार्केट से गायब होना पड़ गया। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर इन सारे बिजनेस स्टोरीज में से आपको बहुत कुछ जानने मिला होगा। आपको सबसे बड़ी लर्निंग कौन सी लगी? ये बात तो आप मानते हो राइट, कि चाहे इंसान हो या बिजनेस, लंबी रेस का घोड़ा बनना तो जरूरी है। सभी को टाइम के साथ साथ चेंज और अपग्रेड करते रहना भी जरूरी है, क्योंकि तूफान में टिकता वही पेड़ है जो लचीला होता है और जो झुक सकता है, और ना ही वो पेड़ जो स्टिफ होता है और वो टूट जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो को आप मिस ना कर सको। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।